दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ज़ीरो आवर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसके एक थीम सॉन्ग को लेकर चुनाव में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने-अपने चुनाव प्रचार के लिए थीम सॉन्ग बनाती हैं। तो एक थीम सॉन्ग को लेकर निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया और कहा कि इस थीम सॉन्ग से भवानी शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक तरह से चुनौती देने की मुद्रा में कहा कि पहले आप भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह वगैरह कई लोगों की बात की उन्होंने कि टॉप लीडरशिप और अन्य अनेक नेता जो लगातार लगातार धार्मिक प्रतीकों के नाम पर, धार्मिक नारों के नाम पर और धार्मिक जो देवता देवी हैं उनके नाम पर चुनाव में वोट पाने का आह्वान करते रहते हैं। पहले उन पर कार्रवाई करके दिखाइए और तब हमें अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द को हटाने की बात कीजिए। अब उनकी दलील ये थी कि भवानी यहाँ पर शब्द जो आया है वो एक देवी हैं, कुल देवी हैं और उसके हिसाब से सोचा जाना चाहिए। हमने उस थीम सॉन्ग में कोई वोट नहीं मांगा है लोगों से। हमने ये नहीं कहा है कि भवानी के नाम पर आप वोट दीजिए। महज एक गीत है और उस गीत में भवानी शब्द आया है जो कुल देवी है और असंख्य लोगों की भावनाएं, करोड़ों लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। ये सब उन्होंने बातें कही। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक, जब मैं आपके सामने अपनी बात कह रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स के जो बयानात आए हैं, जो उन्होंने कंट्रोवर्सीज क्रिएट की हैं और खुलेआम जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट जो है, इसका जो वायलेशन किया है, अनेक धाराओं का वायलेशन किया है, उस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई स्टैंड नहीं लिया। किसी तरह का नोटिस नहीं आया। पूरे देश का विपक्ष बार-बार ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कम से कम प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पार्टी के अन्य टॉप लीडर्स के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस तो जरूर जारी कर देना चाहिए था अब तक और कार्रवाई भी करना चाहिए था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने, जो देश के टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, सबसे टॉप, और उन्होंने भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश की अपनी सभाओं में जिस तरह से एक धार्मिक समुदाय विशेष के खिलाफ बातें की हैं, टिप्पणियां की हैं, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा दोस्तों, जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है, जिसको अंग्रेजी में आरपी एक्ट कहते हैं, 1951 का, उसकी जो धारा है 123 ऑब्लिक 3A, उसका खुलेआम वायलेशन है। जो बातें प्रधानमंत्री ने कहीं बांसवाड़ा की अपनी सभा में और फिर अलीगढ़ में भी दोहराया गया, वो ये कि इस देश में उन्होंने पहले तो किसी धर्म विशेष का जिक्र नहीं किया। पहले उन्होंने कुछ प्रतीकों में बात की और फिर उन्होंने उसको फिर से जोड़ दिया, मुसलमान शब्द लाया और मुसलमान और मंगलसूत्र की चर्चा बार-बार कर दी। और ये सब जो है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा था। दोस्तों, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो उसका पहला चैप्टर है इक्विटी, इक्विटी के नाम से, उसमें बहुत सारे एफर्मेटिव एक्शन की बात की गई है। उसमें सर्वेक्षण की बात की गई है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के टॉप नेता जिस सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, जिस सर्वे की बात कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं है, जातिवार सर्वेक्षण है, जाति जनगणना है। एफर्मेटिव एक्शन की जो बात कर रहे हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबके लिए है। माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो पसमादा तबका है, वह भी आरक्षण का के लिए इंटाइटल्ड है और आपको सबको मालूम है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में इसका प्रावधान किया गया। अन्य जो इसके पहले अफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे देश में, आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, उसमें भी प्रावधान किया गया था कि जो मुस्लिम समाज के जो पिछड़े लोग हैं, उत्पीड़ित समाजों के जो लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसकी बात उसमें है। और दोस्तों, जो वेल्थ सर्वे की बार बार बात आ रही है, वो एक
टिप्पणी इस तरह से आई है मैनिफेस्टो में कि वो जो जनरल एक है कि जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है अपने मुल्क में, उसमें कितनी हिस्सेदारी किसकी है, ये एक बात उसमें कही गई है। और दोस्तों मजे की बात है कि इक्विटी चैप्टर में जो प्रमुख बातें की गई हैं, जातिवार जनगणना है, उसके आधार पर मिलने वाले सर्वेक्षण से नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है, एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई के अन्य जो रूप हैं, उनके बारे में अब तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं कहा था। मैनिफेस्टो पर यह जरूर कहा था कांग्रेस के कि इसमें मुस्लिम लीग की छाया है या छाप है, लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके टॉप नेता इस बात पर अब तक बिल्कुल खामोश हैं कि क्या वो जातिवार जनगणना के पक्ष में है या नहीं है। अब तक उन्होंने जितनी बार जातिवार जनगणना की बात की थी 2018 के बाद, हमेशा जातिवार जनगणना का विरोध किया है। सिर्फ 2018 में एक बार राजनाथ सिंह जी ने, वरिष्ठ मंत्री भारत सरकार के तौर पे, उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि जब भी उनकी सरकार भविष्य में जनगणना कराएगी तो वो निश्चित रूप से जातियों का उसमें गणना करेगी। लेकिन उसके बाद बीजेपी के किसी नेता ने ऐसा नहीं बयान दिया। और पार्लियामेंट में पिछले दिनों जितने सेशन पार्लियामेंट के हुए, जब कभी जातिवार जनगणना पर कोई भी सवाल पूछा गया, पार्टी ने साफ इनकार किया, मोदी सरकार ने साफ इनकार किया कि वो जातिवार जनगणना की बात करते हैं या उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसे में ये सवाल जो उठा है इस बार कि कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आ गई तो सारे अधिकार मुसलमानों को दे देगी, उनको इतना सारा दे देगी कि आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, आपका मतलब बहुसंख्यक वर्ग, और उसमें भी खास तौर पे महिलाओं को समेटा गया है ताकि महिलाओं के सेंटिमेंट्स को भुनाया जा सके कि मंगलसूत्र भी ये नहीं छोड़ेंगे। यानी कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो आपका ये आभूषण भी नहीं छोड़ेंगे। जिनके पास मकान होंगे, एक के अलावा दूसरा मकान होगा, वो मकान भी नहीं छोड़ेंगे। क्या-क्या अनर्गल बातें कही गई हैं। अब ऐसी अनर्गल बातों का तो कोई जवाब कोई नहीं दे सकता है। लेकिन दोस्तों ये सब बातें राजनीतिक लोगों के बीच हों, वो बात समझ में आती है, लेकिन हम जैसे जर्नलिस्ट बस यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेताओं ने जो बातें पिछले 2 दिन के दौरान कही हैं, वो निश्चित रूप से अनर्गल प्रलाप के अलावा, सरेआम झूठ के अलावा, उसमें एक समुदाय विशेष, एक धार्मिक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत जगाने का एक तरह से उसमें बात कही गई है। विद्वेष उसमें झलकता है और ये बिल्कुल तथ्यविहीन है। इसका तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो सकारात्मक बातें कही गई हैं उत्पीड़ित समाजों के बारे में, और वे सभी लोग हैं, उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, उसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सबके बारे में बात कही गई है। इक्विटी चैप्टर में, समानता का जो चैप्टर है, उस पर आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी और उसके टॉप नेता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग गृह मंत्री, सभी खामोश हैं। अगर नहीं खामोश होते तो अब तक वो जातिवार जनगणना पर अपना रुख साफ कर चुके होते, लेकिन वो कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इसका मतलब यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मैनिफेस्टो में दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के पसमादा समाज के बारे में जो कुछ बातें कही गई हैं, उससे घबराकर बीजेपी और उसके टॉप नेता अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं ताकि लोगों को भटकाया जा सके, खासकर दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के लोगों को भ्रमित किया जा सके। और वहां पर वो एक डिवाइडिंग लाइन खींच रहे हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी बनाम माइनॉरिटी कम्युनिटी, जबकि वस्तुतः यह है कि एक तरफ पूरा का पूरा सबाल्टर्न समाज है और दूसरी तरफ मुट्ठी भर वे लोग हैं जिनकी आबादी पूरे समाज में 15%, 12%, 14% है। लेकिन 12-14% आबादी वाले लोगों को वो सिंबलाइज कर रहे हैं पूरे नेशन स्टेट के तौर पे, और शेष लोगों को मान रहे हैं कि ये लोग जो है, इनको जैसे लगता है कि इन्हीं को सब कुछ सरकार दे रही है अगर कांग्रेस की सरकार अगली बार बनती है तो। दोस्तों एक बात तो और
इससे उजागर होती है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अंदर से हिल गई है। पहले दौर का जो चुनाव संपन्न हुआ है, पहले चरण का जो मतदान हुआ है 19 तारीख को, कहीं न कहीं उससे हिल गई है सरकार। क्योंकि इसके पहले बीजेपी ने एक बार भी इस तरह की बातें, मुसलमान बनाम मंगलसूत्र जैसी चीजें अभी तक नहीं कही थी। वो पोलराइजेशन के लिए मशहूर है, कुख्यात है, लेकिन कभी इस तरह की बात उसने अभी तक नहीं कही थी पिछले 10-15 दिनों में। लेकिन जैसे ही प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, वो लगातार इस तरह के एक तरह का कैंपेन में चली गई है, माइनॉरिटी बनाम मेजॉरिटी के। और इससे लगता है कि कहीं न कहीं पहले चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी को गहरा सदमा लगा है। कहीं न कहीं उसका असेसमेंट है, इंटेलिजेंस एजेंसी से जो फीडबैक उसको मिला होगा, कहीं न कहीं बीजेपी जो सत्ताधारी दल है देश का, उसको ये भनक मिल गई है कि पहले चरण में वो पीछे है। और अपोजिशन जो है, जिसके बारे में पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी से काफ़ी पीछे है, लेकिन अब लगता है कि या तो अपोजिशन बराबरी में आ गया है या अपोजिशन आगे बढ़ गया है। तो इसी के कारण मैं समझता हूं कि अपोजिशन की जो बढ़त दिखाई दे रही है या बराबरी दिखाई दे रही है पहले चरण में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का एक एजेंडा तलाशा है। और इसीलिए मुसलमान बनाम मंगलसूत्र का ये पूरा का पूरा जो बाबेला खड़ा किया गया है, जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। कम से कम कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इसका कोई आधार नहीं दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये मसला इसलिए भी ज्यादा गंभीर है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेताओं, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री और उसके अन्य स्टेट जो ओहदेदार हैं, यहां तक कि जेपी नड्डा साहब ने भी कुछ बातें कही हैं, इन लोगों के खिलाफ कोई स्पष्टीकरण भी इनसे नहीं पूछा है। ऐसे में सवाल पूरी दुनिया में उठाया जा रहा है। आज मैं देख रहा था कि कई वैश्विक एजेंसियों ने भी इस पर टिप्पणी की है और कई विदेशी टेलीविजन चैनलों पर ये बात आ रही है कि कैसे इंडिया में जो चुनाव हो रहा है उसको रिलीजियस आधार पर पोलराइज करने की कोशिश सत्ताधारी दल कर रहा है और उसमें प्राइम मिनिस्टर स्वयं इन्वॉल्व है। ये सवाल भी उठा है तमाम वैदेशिक एजेंसियों और तमाम महत्वपूर्ण जो टेलीविजन चैनल्स हैं दुनिया के, उनमें भी ये सवाल उठा है। लेकिन इलेक्शन का कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल खामोश है। ये बात भी कही कही जा रही है कि अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ तो नोटिसेज जा रही हैं, लेकिन जो सत्ताधारी दल है उसके नेताओं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल खामोश है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही परेशान करने वाली बात है कि जिसको न्यूट्रल अंपायर होना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वह बिल्कुल सरकार, सरकारी दल, सत्ताधारी पार्टी उसके गुनाहों पर, उसके मिसयूज ऑफ पावर पर वो बिल्कुल आंख मूंदे हुए है। ऐसे में एक न्यूट्रल एम्पायर की जो भूमिका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है हमारे इलेक्शंस में, वो उसका लोप हो रहा है, वो बिल्कुल खत्म होता दिख रहा है। अब देखना है कि इस देश की जो जनता है वो किस तरह इस चुनाव को देख रही है, कैसे उसका बर्ताव होता है मतदान का, उसका पैटर्न क्या होता है, क्या वो इस गंभीरता को वाकई महसूस कर पा रही है या वो उस वाकजाल में फंसकर ध्रुवीकरण की राजनीति का शिकार हो जाएगी, जिसे बीजेपी ने बहुत सुनियोजित ढंग से पहले चरण के बाद फैला रखा है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।